Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. In this video, I'll be discussing about an important topic of psychiatric nursing which is mood disorders. इस वीडियो में आज हम मूड डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिन्हें हम अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, इनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूड क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मूड। मूड इज़ डिफाइंड एज एक्सपीरियंस ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग्स। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर वाली व्यक्तिपरक भावनाओं का अनुभव करता है, मतलब अपनी इंटरनल फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है, तो उसे पर्सन का मूड बोलते हैं। इट इज़ परवेसिव और सस्टेन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स। व्यक्ति जो भी महसूस करता है उसकी भावनाएं निरंतर रहती हैं क्योंकि वो अपने इंटरनल इमोशंस को फील करता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन के साथ कुछ अच्छा हुआ हो जिससे उसे बहुत खुशी मिले तो उसका मूड हैप्पी होगा। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट। अफेक्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अफेक्ट में व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने जाहिर करता है, मतलब फिजिकल जेस्चर्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इट हैज़ फ्लक्चुएटिंग चेंजेस इन द इमोशनल वेदर, फॉर एग्जाम्पल स्माइलिंग। इसमें व्यक्ति की भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है, उसके इमोशंस मूड की तरह सेम नहीं रहते। जैसे कि अगर कोई पर्सन अंदर से खुश है तो वो अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने जाहिर करने के लिए स्माइल करेगा। इसमें इंटरनल फीलिंग हैप्पी होना पर्सन का मूड है और स्माइल करके दूसरों के सामने फीलिंग को एक्सप्रेस करना अफेक्ट है। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है डिस्टर्बेंस हो जाना, मार्क्ड डेविएशन हो जाना, मतलब किसी चीज़ में बदलाव आ जाना या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग का इम्पेयर हो जाना। अब हम मूड डिसऑर्डर्स को डिफाइन करेंगे। मूड डिसऑर्डर्स या फिर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आप दोनों ही बोल सकते हो, इन दोनों का सेम मीनिंग है। अ ग्रुप ऑफ इलनेसेस characterized by severe disturbance of mood and serious changes in the emotional status that interfere with the person's everyday life. मूड डिसऑर्डर्स साइकोटिक डिसऑर्डर्स की ही टाइप हैं जिसमें बहुत सारी मेंटल इलनेसेस एक साथ प्रेजेंट होती हैं। इसमें पर्सन के मूड की सीवियर डिस्टर्बेंस हो जाती है जो कि उसकी भावनाओं में गंभीर बदलाव ला देती है, जो कि उसकी रूटीन लाइफ में इंटरफेयर करती है। The abnormality is more intense and persistent than normal variation in the mood and often lead to problems in the occupational and social functioning. इसमें पेशेंट के मूड में सीरियस एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसका पेशेंट पर बहुत गहरा असर होता है, जो कि उसकी ऑक्यूपेशनल एज वेल एज सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मूड डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मूड डिसऑर्डर्स को हम अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने फ्लो चार्ट दिया है ताकि आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें आप देख सकते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर की ही टाइप होती है मूड डिसऑर्डर्स, जिन्हें हम अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, जिन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डिप्रेशन। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। द सेकेंड वन इज बाइपोलर डिसऑर्डर। इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। द थर्ड वन इज मेनिया। इसकी फर्दर 3 मेजर टाइप्स दी गई हैं, हाइपोमेनिया, एक्यूट मेनिया एंड डिलीरियस मेनिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ मूड डिसऑर्डर्स। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर्स। अगर पेरेंट्स को कोई डिसऑर्डर है तो वो जीन्स के थ्रू उनके बच्चों में भी डेवलप हो सकता है और ये एक बेसिक हेरिडिटी प्रोसेस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस दोनों में ही मूड डिसऑर्डर्स कॉमनली पाए जाते हैं, बट मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डिप्रेशन एज वेल एज बाइपोलर डिसऑर्डर होने का ग्रेटर रिस्क होता है। द सेकेंड वन इज बायोकेमिकल फैक्टर।
हमारे ब्रेन में केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन। अगर इन केमिकल सब्सटेंसेस में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया है, उनकी मात्रा कम हो गई है, तो वो डिप्रेशन कॉज कर सकती है। और नॉरएपिनेफ्रिन एज वेल एज डोपामिन का लेवल इंक्रीज होने से बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। द थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर पर्सन साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, मतलब उसका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो उसे मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। वीक ईगो, न्यूमरस फेलियर्स, लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट्स, inadequate coping skills, extrovert or obsessional or anxious personality and past life events। ये सारे फैक्टर्स पर्सन में मूड डिसऑर्डर होने का कारण हो सकते हैं। द फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक फैक्टर्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं जिनके कारण अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, इन्फेक्शंस, ब्रेन लीजन्स, nutritional deficiencies, electrolyte imbalance, neurological disorders, and medication side effects. So these were the causes. Next we will discuss about the types of mood disorders. The first type is unipolar mood disorder or depression. Depression को unipolar mood disorder भी बोला जाता है. It is common but serious mental illness typically marked by lowered mood and loss of interest in activities. डिप्रेशन एक कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है, मतलब सैड रहता है, उदास रहता है, किसी भी काम या किसी भी एक्टिविटी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। पेशेंट की मेंटल फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, जिसके कारण वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता और उसे किसी भी बात पर खुशी नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल ट्रायड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के 3 मेजर सिम्टम्स से एक ट्रायड बनाया गया है जो कि बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि डिप्रेस्ड पेशेंट में थॉट प्रोसेस, मूड और एक्टिविटी लेवल कैसा होगा। जैसे कि थॉट प्रोसेस में पॉवर्टी ऑफ आइडियाज होगा, जिसे हम रिटार्डेड थिंकिंग भी बोलते हैं। पेशेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वीक हो जाती है, जिसके कारण उसे थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है। जब वो किसी के साथ बात करता है तो उसके दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आते, क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, उसे नहीं पता चलता। थिंकिंग इम्पेयर होने के कारण उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आंसर नहीं दे पाता। नेक्स्ट इज मूड। पेशेंट डिप्रेस्ड होता है, उसका मूड सैड होता है, वो बहुत ही उदास रहता है, उसे किसी भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती और ना ही किसी चीज़ से उसे खुशी मिलती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी लेवल, रिड्यूस्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। पेशेंट की मेंटल एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसे हम साइकोमोटर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लो वॉकिंग, पेशेंट बहुत ही धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसका एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम डिप्रेशन की फर्दर 2 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इट इज सीवियर एंड एक्यूट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, also known as clinical depression, marked by sad or lowered mood for at least 2 weeks. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नेम से ही क्लियर होता है कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें पेशेंट सीरियस डिप्रेसिव स्टेट में होता है, इसलिए हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं। पेशेंट लगातार 2 हफ्तों के लिए उदास रहता है, उसका मूड डिप्रेस्ड होता है, वो किसी के साथ बात नहीं करता, ना ही किसी एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट होता है और उसकी डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। नेक्स्ट हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर। डिप्रेस्ड पेशेंट को किसी भी एक्टिविटी या किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उसे किसी चीज़ से आनंद मिलता है। फीलिंग ऑफ गिल्ट।
पेशेंट अपने आप को दोषी मानता है, वो महसूस करता है कि उसने कोई अपराध किया है या फिर कोई गलती की है जिसमें उसी का कसूर है। नेक्स्ट वी हैव सुसाइडल आइडियाज और टेंडेंसी। पेशेंट के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, खुद को मार देने वाले विचार आते हैं। डिप्रेशन की वजह से उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके जीने का कोई फायदा नहीं है, उसे मर जाना चाहिए, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोमोटर रिटार्डेशन। पेशेंट की मेंटल एज वेल एज फिजिकल फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। इवन वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को भी नॉर्मली नहीं कर सकता, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, खाना बनाना। ऐसे छोटे छोटे काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। पेशेंट में निराशा की भावना होती है और वो खुद को नाकाबिल समझता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पेशेंट में आत्मविश्वास की कमी होती है और उसमें कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं होती। नेक्स्ट आर इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। पेशेंट की परसेप्शन इम्पेयर हो जाती है, जिसके कारण वो इन्वायरमेंट को रॉन्गली परसीव करता है। पेशेंट को वहम होता है, जो चीज़ें रियलिटी में प्रेजेंट ही नहीं है वो उन पर विश्वास करता है। उसे महसूस होता है कि उसने कोई आवाज़ें सुनी हैं या फिर किसी चीज़ को देखा है जो कि हकीकत में होती ही नहीं है। मैंने साइकेट्रिक नर्सिंग की टर्मिनोलॉजी पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को भी अलग से क्लासिफाई किया गया है। इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, विच आर माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, न्यूरोटिक डिप्रेशन एंड सीजनल डिप्रेशन। अब हम डिप्रेशन की सेकेंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। इट इज माइल्ड एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, also known as persistent depressive disorder, marked by sad mood for at least 2 years. डिस्थाइमिक डिसऑर्डर माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट को बोलते हैं, जिसमें हल्का तनाव होता है। इसे हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 2 साल के लिए पेशेंट उदास रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर लंबे समय के लिए रहता है, पर इसमें सीरियस डिप्रेशन नहीं होता। लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉस ऑफ चेयरफुलनेस। पेशेंट में प्रसन्नता की हानि हो जाती है, उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। लो सेल्फ एस्टीम एंड फॉरगेटफुलनेस। पेशेंट में आत्मसम्मान की कमी होती है और उसकी मेमोरी भी इम्पेयर हो जाती है, जिसके कारण वो चीज़ों को भूलने लगता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पेशेंट में एकाग्रता का अभाव हो जाता है, जिसके कारण वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट सिम्टम्स आर इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। डिप्रेशन की वजह से पेशेंट को स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंसोम्निया में पेशेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और हाइपरसोम्निया में पेशेंट को अधिक नींद आती है। 24 में से 10 घंटे सोने के बाद भी उसे नींद आएगी, उसे स्लीपी महसूस होगा। नेक्स्ट आर सैडनेस, एंगर और गिल्ट। पेशेंट का मूड हर वक्त उदास रहेगा, उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा और वो खुद को दोषी मानेगा। नेक्स्ट इज इनडिसिसिवनेस और इरिटेबिलिटी। पर्सन को डिसीजन लेने में मुश्किल आती है, वो किसी भी बात के लिए सही फैसला नहीं कर पाता और उसमें चिड़चिड़ापन होता है, वो हर छोटी बात पर जल्दी इरिटेट हो जाता है। द लास्ट वन इज लॉस ऑफ एनर्जी और फटीग। पेशेंट के शरीर में एनर्जी की कमी होती है, जिसके कारण वो हर समय थका हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑनसेट ऑफ डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर की शुरुआत कब होती है, किस एज में इसके सिम्टम्स शो होने लगते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। अर्ली ऑनसेट इफ अकर्स बिफोर 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर 21 साल की उम्र से पहले ही सिम्टम्स शो होने लग जाएं, तो उसे हम अर्ली ऑनसेट बोलते हैं। लेट ऑनसेट इफ अकर्स आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर 21 साल की उम्र के बाद में इसके सिम्टम्स शो होने लगे तो उसे हम लेट ऑनसेट बोलते हैं।
So this was all about depression. Next we will discuss about bipolar mood disorder or manic depression. It is a mental illness associated with the episodes of mood swings ranging from depressive lows to manic highs. मैनिक डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है जिसके नेम से ही क्लियर होता है कि इसमें मेनिया एज वेल एज डिप्रेशन दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होंगे। मतलब पेशेंट को मूड स्विंग्स होते हैं। पेशेंट का मूड बार बार बदलता रहता है, कभी डिप्रेसिव स्टेट में होता है तो कभी मेनिक स्टेट में होता है। मतलब एक पल में पेशेंट उदास होगा और दूसरे ही पल वो बहुत खुश हो जाएगा। उसकी मनोदशा बदलती रहती है। मेनिक डिप्रेशन को हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स होते हैं। कभी पेशेंट डिप्रेसिव फेज में होता है तो कभी मेनिक फेज में होता है। इन दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। डिप्रेसिव फेज में डिप्रेशन वाले सिम्टम्स ही पाए जाते हैं, जैसे कि डिप्रेस्ड मूड, पेशेंट बहुत ही उदास रहता है। एक्सट्रीम फटीग, उसे अधिक थकान महसूस होती है। सुसाइडल थॉट्स, उसके दिमाग में खुद को ही मार देने वाले विचार आते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, उसके शरीर में ताकत की कमी हो जाती है। एक्सेसिव क्राइंग, पेशेंट हर समय रोता रहता है। फीलिंग वर्थलेस, वह खुद को नाकाबिल समझता है। नेक्स्ट इज मेनिक फेज। इसमें मेनिया वाले सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि चीयरफुल मूड, पेशेंट बहुत खुश होता है, उसका मूड हैप्पी होता है। हाइपर एक्टिविटी, पेशेंट का एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। वह एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता, हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, जब वो किसी के साथ बात करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। एक्सेसिव टॉकिंग, पेशेंट बहुत बोलता है, हर समय बोलता रहता है। बिना कुछ सोचे समझे जो भी उसके दिमाग में आए वो लोगों के सामने बोल देता है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, पेशेंट बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसका ध्यान आसानी से भटकाया जा सकता है। ओवर एक्साइटमेंट, पेशेंट में अति उत्साह होता है, वह हर छोटी बात पर उत्साहित हो जाता है। अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर की 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। It is characterized by episodes of severe mania and severe depression. Also, it needs immediate hospital care. Bipolar 1 में severe mania as well as severe depression दोनों के एपिसोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सीरियस प्रॉब्लम है जिसके लिए इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। The second type is bipolar 2 disorder. It is characterized by episodes of hypomania and severe depression. Also, it do not requires hospitalization. बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया के साथ सीवियर डिप्रेशन के एपिसोड्स प्रेजेंट होते हैं। हाइपोमेनिया माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया है और सीवियर डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन को बोला गया है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर सीरियस कंडीशन नहीं है, इसलिए पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होती। द थर्ड टाइप इज साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर. It is mild and chronic mood disturbance involving numerous episodes of hypomania and depression for at least 2 years. साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में भी मूड की हल्की सी डिस्टर्बेंस होती है, पर वो लंबे समय के लिए रहती है, कम से कम 2 साल के लिए रहती है और इस समय में हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के बहुत सारे एपिसोड्स पाए जाते हैं। So this was about bipolar disorder. The next type of mood disorders is mania. Elevated mood disorder और mania. नेम से ही क्लियर होता है कि मेनिया में पेशेंट का मूड एलिवेटेड होगा, मतलब पेशेंट को बहुत खुशी होगी। A mental illness characterized by extremely elevated mood, energy, hyperactivity and flight of ideas. मेनिया एक मेंटल इलनेस है जिसमें पेशेंट का मूड एलिवेटेड होगा, वो बहुत खुश होगा, उसकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो एनर्जेटिक फील करेगा। हाइपर एक्टिविटी होगी, उसकी एक्टिविटी का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा और फ्लाइट ऑफ आइडियाज होगा, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। नेक्स्ट इज
क्लासिकल ट्रायड फॉर मेनिया। इस ट्रायड में मेनिया के 3 मेजर सिम्टम्स दिए गए हैं जिनकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि पेशेंट को मेनिया है। फर्स्ट इज थॉट प्रोसेस, इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज प्रेजेंट होंगे। सेकंड इज मूड, पेशेंट का मूड एलिवेटेड होगा, उसे यूफोरिया हो सकता है। द थर्ड इज एक्टिविटी, पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगी और वो हाइपर एक्टिव होगा। जो 3 सिम्टम्स मैंने डिप्रेशन में आपको बताए थे, मेनिया में उसके बिल्कुल ऑपोजिट सिम्टम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनिया। हाईली एनर्जेटिक, पेशेंट में बहुत एनर्जी होगी, वो हर काम को बहुत सारी एनर्जी के साथ करेगा। वेरी इम्पल्सिव, पेशेंट बिना सोचे समझे एक्शन लेने को ऑलवेज तैयार रहता है। हाइपर एक्टिविटी, पेशेंट का एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, वह आराम से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करता रहता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, पेशेंट बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओवर एक्साइटमेंट, हर छोटी बात पर उत्साहित हो जाता है। डिस्ट्रक्टिवनेस, पेशेंट नुकसान भी कर सकता है, किसी को हानि पहुंचा सकता है, किसी चीज को तोड़ सकता है या फिर किसी भी तरह का डैमेज कर सकता है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, पेशेंट बहुत खुश होगा। इलॉजिकल थिंकिंग, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है जिनका कोई मतलब नहीं है या फिर जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। एक्सेसिव टॉकिंग, वो बातें बहुत करता है, हर समय बोलता रहता है। अगर आप उससे बात करोगे तो वो आपको बोलने का मौका ही नहीं देगा, खुद ही बोलता रहेगा। प्रेशर्ड स्पीच, वो बहुत तेज़ बोलता है, चाहे सामने वाले को समझ आए या ना आए, वो अपनी बातों को तेज़ तेज़ बोलता रहता है। इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, पेशेंट इन्वायरमेंट को रॉन्गली परसीव करता है, उसे कुछ सुनाई देता है या दिखाई देता है जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होता। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत स्पेशल है, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है और बाकी लोगों के मुकाबले उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सब पेशेंट के दिमाग में इनएक्यूरेट बिलीव्स होते हैं। लास्ट इज होमिसाइडल टेंडेंसीज, पेशेंट के दिमाग में किसी को मार देने वाले ख्याल आते हैं, विचार आते हैं और वो किसी को मारने की कोशिश भी कर सकता है। अब हम मेनिया की 3 मेन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मेनिया की फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं। इट इज माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेनिया, कैरेक्टराइज्ड बाय cheerful mood, fluctuating nature, loud talking and decreased sleep। हाइपोमेनिया मेनिया की ही माइल्ड फॉर्म है, मतलब हल्का उन्माद है, जिसमें पेशेंट का मूड हैप्पी होता है और वो बहुत खुश रहता है। उसका स्वभाव बदलता रहता है, उतार चढ़ाव वाला होता है। वह लाउडली टॉक करता है, बात करते समय बहुत ज़ोर से बोलता है और उसे इंसोम्निया भी हो सकता है क्योंकि उसे नींद बहुत कम आती है। द सेकेंड टाइप इज एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया मेनिया की सेकेंड स्टेज को बोलते हैं। इट इज मॉडरेट फॉर्म ऑफ मेनिया, कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ जजमेंट, यूफोरिया, इलेशन एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। एक्यूट मेनिया मेनिया की मॉडरेट फॉर्म होती है। इसकी सिविरिटी माइल्ड और सीवियर के बीच में लाई करती है। एक्यूट मेनिया में पेशेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, उसे डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वह सही फैसला नहीं कर पाता। यूफोरिया और इलेशन दोनों का मतलब होता है हैप्पीनेस। यूफोरिया को उत्साह बोलते हैं और इलेशन को प्रसन्न होना बोलते हैं। यूफोरिया हैप्पीनेस की स्टेज 1 होती है और इलेशन हैप्पीनेस की स्टेज 2 होती है। इसके साथ साथ पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस होती है, जिसमें उसे लगता है कि वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और वह जो चाहे वो कर सकता है। द थर्ड टाइप इज डिलीरियस मेनिया। इसे हम मेनिया की थर्ड स्टेज बोलते हैं। इट इज सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया मार्क्ड बाय क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, सुइसाइडल एंड होमिसाइडल टेंडेंसीज। डिलीरियस मेनिया एक सीरियस कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसे हम गंभीर उन्माद बोलते हैं।
इसमें पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं रहता, वह जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है क्योंकि वह किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता और उसके दिमाग में खुद को ही मार देने वाले या फिर किसी और को मार देने वाले आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आते हैं और वह इरादा बना लेता है खुद को या किसी और को मारने के लिए। डिलीरियस मेनिया में पेशेंट की परसेप्शन भी इम्पेयर हो जाती है जिसके कारण उसे इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होती हैं। So this was about mania. Next we will discuss the management of mood disorders. मैनेजमेंट में हम पेशेंट को मेडिकेशंस देंगे। डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स देंगे। मेनिया के लिए एंटीसाइकोटिक्स और लिथियम थेरेपी देंगे। नेक्स्ट इज ECT विच इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ECT के लिए पर्टिकुलर इंडिकेशंस दी गई हैं विच आर सीवियर डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टूपर, suicidal and homicidal tendency, acute mania, rapid cycle of mania and depression. The last one is psychotherapy. हम पेशेंट को कोग्निटिव थेरेपी देंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे as well as family therapy देंगे. So this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.